फिजिक्स आरजीपी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स आरजीपी ये सब मैं बहुत बार बना चुका हूँ एंड इसके बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है मेरे चैनल पे। लेकिन ये वीडियो टोटली होने वाली है ऑन वन शॉट वीडियो। इसके अंदर तुमको एक कंप्लीट पैकेज मिलेगा। जितना इस वीडियो में बताऊंगा इसके अलावा तुमको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना कोई चैट जीपीटी, ना कोई गूगल, ना शिवानी, कुछ नहीं। मैं तुमको ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनाओ, बहुत सारे टॉपिक्स याद करो, ये करो वो करो, कुछ नहीं, ठीक है। एग्जाम हॉल में बैठने से पहले इस वीडियो को 5 बार देख लेना। एग्जाम हॉल में बैठने से पहले 30 मिनट की वीडियो होगी, आई गेस, आई डोंट नो कितनी लंबी वीडियो जाएगी, बट जितनी भी वीडियो होगी इस वीडियो को कम से कम 4 से 5 बार एग्जाम हॉल में बैठने से पहले देख लेना। फिजिक्स आरजीबी बहुत ही इजीली निकल जाएगा, ठीक है। कम से कम जितने टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ इसमें उनको पढ़ना है एंड कुछ न्यूमेरिकल ये सब कुछ नहीं बता रहा हूँ, ओनली थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, ठीक है। डेफिनेशंस भी बताऊँगा, डेफिनेशन कैसे समझना है, फिर उसको हिंदी में समझाऊंगा एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद मैं एक और चीज़ दूंगा कि जो आरजीबी में कैसे लिखना है, मैं उसको अलग डेफिनेशन दे दूंगा कि आरजीबी में इस हिसाब से लिखना है एंड डेफिनेशन समझने के लिए मैं अलग समझाऊंगा, ठीक है। सब कुछ बहुत ही ईजिली एंड फ्लो में जाने वाला है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। सोहेल नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक, थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ सीएससी। चलिए शुरू कर रहे हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और हाँ, एक और बात, एक मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी फिजिक्स आरजीबी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखवाए थे, लाइक 35 क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स थे। तो वो सारे टॉपिक्स अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो उस वीडियो को देख लेना अगर तुमने नहीं देखा है तो, एंड नहीं भी देखो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें मैं जितना एक्सप्लेन करूँगा ना वो सब इनफ होगा। सबसे पहले टाइम डिपेंडेंट स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन, बहुत तुमने सुना होगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, डेरिवेटिव्स एंड ऑल, लेकिन इसको मैं थ्योरी में समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर टाइम डिपेंडेंट से क्वेश्चन आता है, अगर तुमसे वो नहीं बन रहा है, ठीक है, तो उसको छोड़ना नहीं। अगर टाइम डिपेंडेंट से क्वेश्चन आ गया एंड तुम्हारे क्वेश्चन अभी मतलब खाली है, तुमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, 2 क्वेश्चन बाकी है और कुछ बन नहीं रहा है बिल्कुल भी, और अगर टाइम डिपेंडेंट से क्वेश्चन आ गया तो अगर उसने एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया तब तो ये बिल्कुल सही है, ये एकदम फिट आंसर है एंड 7 मार्क्स कन्फर्म है। लेकिन अगर उसने एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बोला, अगर उसने कुछ और बोला हुआ है, फिर भी तुमको यही लिखना है, ठीक है। टाइम डिपेंडेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तुमको यही लिखना है। अगर तुमसे वो नहीं बन रहा है तो, अगर बन रहा है तो बनाओ अच्छे से, लेकिन अगर नहीं बन रहा है, उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इतना तो कम से कम लिखना ही लिखना है, ठीक है। एग्जाम्पल जो मैंने लिखा है ना, यहाँ पे एग्जाम्पल वाला पार्ट छोड़ देना, वो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें यही लिखनी है, ठीक है। टाइम डिपेंडेंट स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन होता क्या है उसको एकदम ईजी लैंग्वेज में समझा दे रहा हूँ। इट टेल्स हाउ स्मॉल पार्टिकल्स मूव एंड चेंज विथ टाइम। देखो उसका एक एग्जाम्पल दिया है मैंने यहाँ पे, जैसे फ़ैन चालू होने के बाद, समझना, ठीक है, जैसे फ़ैन चालू होने के बाद उसकी स्पीड धीरे धीरे बदलती है, ठीक है। फ़ैन चालू करोगे तो पहले स्लो रहेगा, फिर धीरे धीरे फास्ट होगा, ठीक है। वैसे ही पार्टिकल्स भी टाइम के साथ बदलते हैं। फ़ैन को जब चालू करोगे तो एक टाइम पे, लाइक मान लो तुमने 5 बजे सुबह में फ़ैन को चालू किया, ठीक है, तो 5:02 पे फ़ैन की स्पीड कुछ और होगी, 5:01 पे फ़ैन की स्पीड कुछ और होगी, वो धीरे धीरे स्पीड पकड़ता है ना। वैसे ही पार्टिकल्स टाइम के साथ बदलते रहते हैं, टाइम के साथ उनकी स्पीड चेंज होती रहती है, ठीक है। टाइम के साथ चेंज होता है पार्टिकल्स, उसी को बोलते हैं स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। उसका डेफिनेशन आरजीबी में कैसे लिखना है वो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है स्क्रीन पे। अब देखो, ऑब्वियसली एज वी नो आरजीबी में कम से कम 3 पेज तो लिखना पड़ता है क्वेश्चन के लिए, बट देखो इसमें क्या है ना कि मैं तुमको 3 पेज का तो एक्सप्लेनेशन स्क्रीन पर नहीं दिखा सकता हूँ, बट ये जितना एक्सप्लेनेशन मैंने दिखाया इसको अगर याद कर लोगे अच्छे से तो इसको तुम आराम से एक्सपेंड कर सकते हो। लाइक ये 1 पेज का तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बट इतना तुमको 1 पेज में नहीं लिखना है। इसमें से 2-2 लाइन तुमको 3 पेज में लिखना है एंड बाकी की जो नीचे की लाइन्स है उसको तुमको एक्सपैंड करना है ग्रामर यूज़ करके एंड थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग, फिर एग्जाम्पल्स का यूज़ कर लेना, ठीक है। बट इसको एक्सपैंड करके कम से कम 2-2.5 पेज में खींच देना है, ठीक है। और इतना इनफ है आई गेस याद करने के लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा दे दूंगा ना तो फिर याद भी नहीं होगा, फिर समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए मैंने पॉइंट वाइज बना के दिया कि जो याद कर सको तुम, एंड इतना लिखना है तुमको आरजीबी में मिनिमम, ठीक है। अगर कोई इतना भी लिखता है ना फिर भी उसको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बट इतना लिखना नहीं है, इसे थोड़ा सा ज़्यादा लिखना है, ठीक है। बस मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए इसको थोड़ा सा कम रख के पॉइंट वाइज बना दिया है कि याद हो जाए, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन, ये उसका उल्टा है, बस समझ जाओ। इट शोज हाउ पार्टिकल्स बिहेव व्हेन टाइम इज़ फिक्स्ड, जब टाइम चेंज नहीं होता है। जैसे फैन में टाइम के साथ वो चेंज हो रहा था, ठीक है, तो उसको बोल रहे थे टाइम डिपेंडेंट। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे एक फ़ैन फिक्स स्पीड पे घूमता है बिना चेंज के, टाइम के साथ कोई लेना देना नहीं। जैसे स्टार्टिंग में कैसे था कि मान लो तुमने 5 बजे फ़ैन को चालू किया, 5:01 पे अलग स्पीड होगी, 5:02 पे अलग स्पीड होगी, लेकिन जब 5:05 हो जाएंगे तो वो एकदम टॉप स्पीड पे आ जाएगा फ़ैन। अब वो उससे तो और स्पीड तो नहीं होगा ना, ऐसा थोड़ी कि वो 2 घंटे फ़ैन को चला तो 2 घंटे में बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाएगा। जब वो एक टॉप स्पीड पे पहुंच जाएगा वहाँ पे एकदम फिक्स हो जाएगा कि वहाँ से स्पीड चेंज नहीं होने वाली टाइम के साथ, उसी को बोलते हैं टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। एग्जाम्पल समझ गए ना, ऐसे एग्जाम्पल्स को इंग्लिश में कन्वर्ट करके भी लिख दोगे तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी इसके डेफिनेशन आरजीबी में लिखने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है।
उसके बाद ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स एक ऐसे बोले ना कि कैलकुलेटर होता है फिजिक्स का, समझ जाओ, एक बेसिक समझ जाओ। कैलकुलेटर कैसे हम लोग मैथ्स के लिए यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर प्लस माइनस डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन, वैसे ही फिज़िक्स को सॉल्व करने के लिए ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। फिज़िक्स के कैलकुलेटर बोल सकते हो बस। एग्जाम्पल देखो, पहले उसका डेफिनेशन ये है, ऑपरेटर्स आर टोल्ड टू मेजर समथिंग इन क्वांटम मैकेनिक्स। एग्जाम्पल, जैसे कैलकुलेटर नंबर निकालता है वैसे ऑपरेटर पार्टिकल्स का रिजल्ट निकालता है। पार्टिकल्स का रिजल्ट निकालता है ऑपरेटर्स क्वांटम मैकेनिक्स में, उसको एक कैलकुलेटर की तरह बोल सकते हैं, ठीक है। उसका डेफिनेशन नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद देखो वेव फंक्शंस। और हाँ, एक और बात मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। टॉप 8 टॉपिक्स, टॉप 5 टॉपिक्स, ये सब पे वीडियोज़ आएंगे एग्जाम से पहले, लेकिन वो सब क्या छोटी वीडियोज़ होती है, उसमें क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इसमें अपने को बहुत सारा चीज़ें कवर करनी है, सब मेरे को तुमको समझाना भी है। और एक ही टॉपिक पे स्टक हो जाएंगे, फिर सब समझ नहीं पाएंगे, बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई होप समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो फिर से वीडियो को 1-2 बार देखना, समझ में आ जाएगा। वेव फंक्शन क्या होता है? इट टेल्स अस वेयर द पार्टिकल इज़ एंड हाउ इट बिहेव्स। समझ रहे हो? एग्जाम्पल, जैसे गूगल मैप्स बताता है कि बंदा कहाँ है, वेव फंक्शन पार्टिकल का लोकेशन बताता है। समझ रहे हो? गूगल मैप्स पे मान लो तुमको किसी ने लोकेशन शेयर किया हुआ है, तो उसकी लोकेशन तुमको मिल जाएगी, वो कहाँ पे एग्जैक्टली खड़ा है। वैसे ही वेव फंक्शन जो होता है वो पार्टिकल्स का लोकेशन बताता है कि पार्टिकल्स कहाँ पे हैं। बस यही था, उसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद वेव पैकेट क्या होता है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वेव्स, बहुत सारे वेव्स का एक ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं वेव पैकेट्स, शोइंग वेयर पार्टिकल्स माइट बी। एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे बहुत सारे ढोल मिलके एक फुल बीट बनाते हैं, वैसे ही वेव्स मिलके एक पैकेट बनाते हैं। मतलब कोई भी दुर्गा पूजा होता है, फिर कोई मुस्लिम का बड़ा फेस्टिवल होता है, तो उसमें ढोल बजते हैं ना, बहुत सारे ढोल नगारे बजते हैं, तो बहुत सारा अलग अलग ढोल मिलके, मतलब अलग अलग टाइप के मतलब मिक्स होते हैं, मेरे को उतना नेम नहीं पता है, बट अलग अलग मिक्स टाइप के ढोल मिलके एक बीट बनाते हैं कि हाँ इस बीट से चलते हैं, कोई सॉन्ग का बीट हो गया एंड ऑल। तो सब मिल के कुछ एक अलग राइम बना रहे हैं, एक अलग बीट बना रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं वेव पैकेट। बहुत सारे वेव्स मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, उसी को बोलते हैं वेव पैकेट, ठीक है। आई होप यू गेट इट। उसका डेफिनेशन नीचे दिया हुआ है। उसके बाद 1 डे पार्टिकल इन बॉक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है। इट शोज अ पार्टिकल ट्रैप्ड इन अ स्मॉल स्पेस। एग्जाम्पल, जैसे एक बॉल को एक बॉक्स के अंदर घूमती है पर बाहर नहीं जा सकती। जैसे मान लो कि एक बॉक्स है, शीशे का कोई बॉक्स है इतने बड़ा स्क्वायर शेप का, उसके अंदर कोई बॉल डाल दो, उसको तुम कितना भी घुमा लो, ऊपर नीचे कर लो, वो नीचे से ऊपर बाउंस करेगा, लेकिन वो शीशे से बाहर नहीं आ सकता। वैसे ही 1D डायमेंशनल बॉक्स होता है जिसमें मतलब एक पार्टिकल किसी छोटे स्पेस के अंदर ट्रैप हो जाता है, वो पार्टिकल वहाँ से हिल नहीं पाता है, वो एकदम ट्रैप हो गया, फंस गया है, उसी को बोलते हैं 1D पार्टिकल इन बॉक्स। उसका डेफिनेशन दिया हुआ है। उसके बाद ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा आता है। और एक और बात, मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया हुआ है, जिन लोगों ने नहीं देखा है जाके देख लेना, ये स्कैनर है, यहाँ पे स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। इस व्हाट्सएप चैनल में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन भी किया हुआ है, एंड आई एम सो हैप्पी। लाइक मैंने एक बार बोला एंड लगभग 700-800 बच्चों ने ओवरनाइट ज्वाइन कर लिया था। आई एम सो हैप्पी फॉर डैट। तो उसको ज्वाइन कर देना, क्योंकि जैसे ये है ना फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको मैंने सोचा हुआ है कि इसके एक क्वेश्चन आता है रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, तो उसको मैं उस व्हाट्सएप चैनल पे एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर मेरे को इंस्टा फॉलो कर लेना, इंस्टा स्टोरी पे डाल दूंगा, ठीक है। तो ये मेरी इंस्टा आईडी है, और व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर देना, सही रहेगा। बाकी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी होता क्या है, फिर उसके रिलेशन मैं उधर एक्सप्लेन कर दूंगा। Vg इज ए स्पीड ऑफ ग्रुप, वेव ग्रुप, जैसे जो मैंने बोला ना वेव ग्रुप, जिसको ग्रुप वेव पैकेट बोलते हैं, वो उसकी स्पीड होती है। Vg जो ग्रुप वेलोसिटी होती है, वो कितनी स्पीड से जा रहा है, उसकी स्पीड को बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी। Vp इज ए स्पीड ऑफ वन वेव, एक सिंगल वेव जो होता है, जो मिल के एक पैकेट बनाते हैं ना, तो एक जो सिंगल वेव मिल के पूरा पैकेट बनाता है, वो सिंगल वेव को बोलते हैं, सिंगल वेव की स्पीड को बोलते हैं Vp फेज वेलोसिटी, एंड जो पूरे ग्रुप के साथ स्पीड में है उसको बोलेंगे ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है। इजी है। एग्जाम्पल, जैसे ट्रेन का जो इंजन है वो है ग्रुप वेलोसिटी, अलग अलग स्पीड से जाता है, और बॉगी सिंगल थोड़ा अलग स्पीड से आता है, समझ रहे हो। जैसे ट्रेन के इंजन को अगर तुम छोड़ दोगे अकेले,
ट्रेन का इंजन बहुत ही स्पीड में भागेगा, ठीक है, क्योंकि वो सिंगल है, तो वो हो गया फेज वेलोसिटी। एंड जो बॉगी है, बहुत सारा ग्रुप में बहुत सारा बॉगी है एंड बहुत सारे कोच है जो, तो वो क्या इंजन के साथ धीरे 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 जाते हैं। तो ट्रेन की इंजन की स्पीड अलग होती है एंड बॉगी की स्पीड अलग होती है, ठीक है। तो वही चीज़ एक्सप्लेन किया है, समझ जाओ, बहुत ही ईजी है। इसको बोलते हैं वीजी एंड वीपी। इसके बीच का रिलेशन एक होता है, बहुत ही छोटा सा न्यूमेरिकल होता है, उसको मैं सॉल्व करके बता दूंगा उस चैनल पे। क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है? इट इज़ अ साइंस डैट स्टडीज़ वेरी टीनी थिंग्स लाइक एटम। काफ़ी ईजी डेफिनेशन था, देख के ही समझ में आ गया कि क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब होता है जो कि छोटे एटम्स को स्टडी करना, छोटे एटम्स को समझना, एकदम छोटे पार्टिकल्स को, उसी को बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। एग्जाम्पल, जैसे माइक्रोस्कोप से छोटी चीज़ें देखी जाती हैं, वैसे क्वांटम मैकेनिक्स से छोटे एटम्स के अंदर देखा जाता है। काफ़ी इजी था कि जो छोटे एटम्स होते हैं उसको क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू पढ़ा जाता है, समझा जाता है कि वो क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं एंड ऑल। बस वही उसका डेफिनेशन नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद हाइजेंस प्रिंसिपल क्या होता है? एवरी पॉइंट ऑफ वेव मेक्स अ न्यू टिनी वेव। समझ रहे हो? जो हर एक सिंगल जो वेव होता है, जो भी वेव रन करता है, उसके साथ एक सिंगल टिनी वेव, छोटा सा टिनी वेव रहता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे पानी में पत्थर फेंको तो हर पॉइंट पे गोल लहर निकलती है। जैसे अगर पानी में पत्थर फेंकोगे तो पत्थर स्लाइड करता है एंड जब जब वो स्लाइड करेगा ना, थोड़ा थोड़ा पानी ऊपर साइड फेंकेगा, वो एक अलग पानी हो जाएगा, हवा से एक अलग पानी हो जाएगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स। एंड वो समुद्र का पानी अलग है जो नीचे है, जो स्थिर है। एंड एक पानी जो तुमने मतलब पत्थर फेंका तो बहुत सारा पानी जो ऊपर आया, तो वो एक अलग पानी है। समझ रहे हो? एक छोटे पार्ट्स में कैसे समझाऊँ यार, इतना ईजी है। दूसरा इसका कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या अपन? नहीं, फिलहाल तो ये एग्जाम्पल है। जैसे पानी में पत्थर फेंकते हैं, तो अगर पानी में फिर कुछ भी फेंकोगे, बहुत कुछ पानी में अगर कुछ भी गिरेगा तो कुछ पानी ऊपर की साइड स्लाइड करेगा, मतलब बाहर निकल जाएगा उससे, या फिर वो फुहारे की तरह उड़ेगा। तो जो पानी अलग हो गया ना समुद्र से, जो पानी अलग हो गया वो अलग पार्ट हो गया, वो टिनी पार्ट हो गया उसका, उसी बेस पे काम करता है हाइजेंस प्रिंसिपल, ठीक है। इस एग्जाम्पल को भी लिख दोगे अगर इंग्लिश में तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी इसका डेफिनेशन नीचे कैसे लिखा हुआ है देख लेना। न्यूटन रिंग क्या होता है? न्यूटन रिंग के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मेरी आएगी आगे डेफिनेटली, क्योंकि न्यूटन रिंग ऐसे एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होगा, बट स्टिल बता रहा हूँ। राउंड स्ट्रिंग फ्रॉम व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट्स बिटवीन लेंस एंड ग्लास। एग्जाम्पल, जैसे तेल और पानी मिलने पे गोल रिंग्स दिखाती है, वैसे ही ये बनता है। एग्जाम्पल देखा ना कितनी ईजी बताया। जैसे तेल में अगर पानी मिला दोगे, गर्म नहीं करना, ऐसे नॉर्मली तेल में और पानी मिक्स कर दोगे तो ऑयल कैसे गोल गोल रिंग बना देता है उसके अंदर, या फिर ऑयल दिखता है अलग से, पीले कलर का ऑयल पानी में अलग से दिखेगा, वो मिक्स नहीं होता है प्रॉपर, तो अलग अलग रिंग्स बनाता है। तो उस वैसे ही न्यूटन रिंग काम करता है। न्यूटन रिंग का एक न्यूमेरिकल ही बता दूंगा, उस चैनल पर देख लेना। उसका डेफिनेशन यहाँ पे थ्योरी ये है। अगर न्यूटन रिंग्स पे थ्योरी पूछता है ना, तो ऊपर वाला डेफिनेशन, नीचे वाला डेफिनेशन, इन दोनों को लिख दोगे, बहुत ही अच्छे मार्क्स हो जाएंगे। इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख दोगे तो काम हो गया, ठीक है। माइकलसन इंटरफॉर्मर, ये क्या होता है? इट स्प्लिट्स लाइट इनटू 2 पाथ्स एंड जॉइन देम टू स्टडी चेंजेस। एग्जाम्पल इसका है, जैसे एक टॉर्च का लाइट 2 अलग अलग रास्तों पे जाकर वापस मिलके पैटर्न बनाता है। इसका सिंपल एग्जांपल बताऊं अगर मैं, तो मिरर होता है ना, एक मिरर पे अगर तुम लाइट मारोगे तो वो रिफ्लेक्ट करके दूसरी साइड स्प्लिट कर देगा उस लाइट को। मतलब अगर तुम शीशे पे लाइट मारोगे तो शीशे से वो क्या, लाइट रिफ्लेक्ट होकर दूसरी साइड स्प्लिट हो जाएगा, फिर दूसरे से टकराएगा, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर स्प्लिट हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा एंड वो लाइट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। समझ रहे हो? इसी को बोलते हैं माइकलसन इंटरफॉर्मर। इसी बेस पे काम करता है। बालवीर जिसने देखा होगा उसको पता होगा, बहुत ही ईजिली शक्तियाँ इधर उधर होती थी शीशे के थ्रू। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये क्या होता है? लाइट पासिंग थ्रू 2 स्लिट्स मेक पैटर्न ऑन स्क्रीन। एग्जाम्पल देखो इसका, समझ में नहीं आएगा, दूसरा एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। एग्जाम्पल, जैसे एक ही ढोल की आवाज़ 2 रास्तों से सुनाई देती है, तो कभी तेज कभी हल्की लगती है, वैसे ही लाइट मिलकर पैटर्न बनाती है। न्यूटन्स रिंग में ना या फिजिक्स में इतने टफ टॉपिक्स हैं ना, उसको थ्योरी में कन्वर्ट करके फिर उसको एग्जाम्पल से थ्रू समझाना बहुत ही टफ हो जाता है, क्योंकि बहुत ही लेंदी टॉपिक्स है भाई फिजिक्स में। अभी तक तुमने जितना पढ़ा होगा, लाइक मैंने 10-15 टॉपिक्स बताए होंगे आई गेस, एंड आई डोंट थिंक इतने टॉपिक्स जो मैंने अभी बताया वो तुमको क्लास में कभी समझ में आता, क्योंकि वो एक अलग ही जोन में चलता है। 12th वाले लेवल से काफ़ी अलग जोन में चलता है ये इंजीनियरिंग वाला फिजिक्स जो है। बट स्टिल इसको मैं जितना कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी में समझा पाऊँ, क्योंकि वो पॉसिबल है नहीं समझाना इसको, ये सब रटने वाली चीज़ें होती हैं। बट स्टिल
एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे एक ही ढोल की आवाज़ दो रास्तों से आती है। मान लो तुम यहाँ पे खड़े हो, इधर से एक ढोल की आवाज़ आ रही है, इधर से एक आ रही है, तो कभी इधर से मतलब बहुत ज़्यादा साउंड आएगा, कभी इधर से ज़्यादा साउंड आएगा, कभी इधर से कम आएगा, कभी इधर से ज़्यादा आएगा। या फिर आजकल तो रील्स हम लोग देखते हैं, तो रील्स में कभी कभी साउंड आता है, ईयरफोन्स लगा के देखोगे तो कभी लाइक 8D जो म्यूज़िक होता है, 8 डायमेंशनल म्यूज़िक, उसमें अलग अलग साइड से साउंड्स आते हैं, तो उसी को बोलते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है। V1 कैरेक्टरिस एंड PN जंक्शन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट शोज हाउ करेंट चेंजेस व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड टू अ PN जंक्शन, मतलब कि करंट कैसे चेंज हो रहा है जब PN जंक्शन के ऊपर वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, तो करंट कितना चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, उसी चीज़ को दिखाता है। ठीक है। जब भी PN जंक्शन के ऊपर वोल्टेज अप्लाई होगा, जब भी PN जंक्शन के ऊपर करंट अप्लाई होगा, तो वोल्टेज कितना चेंज होगा, कैसे चेंज हो रहा है, उसी चीज़ को दिखाता है। ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे बल्ब में ज़्यादा वोल्टेज देने पर ज़्यादा लाइट निकलती है, वैसे ही PN जंक्शन में करंट बदलता है। बल्ब में अगर ज़्यादा करंट दोगे तो ज़्यादा लाइट निकलेगी, वैसे ही ये काम करता है। ठीक है। उसके बाद इसका डेफिनेशन नीचे देख लेना, बहुत ही लंबा सा अच्छा सा है। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, इट एक्सप्लेन्स हाउ इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली इनसाइड मेटल्स। मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्रीली मूव करते हैं, वो फंसे नहीं रहते हैं। कैसे, वो था 1 डायमेंशनल बॉक्स, तो उसमें क्या इलेक्ट्रॉन्स फंस जाते हैं, इसमें फंसते नहीं, इसमें फ्रीली मूव करते हैं। कैसे मूव करते हैं, उसी को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। एग्जाम्पल देखो, जैसे गोलियाँ एक बॉक्स के अंदर फ्रीली इधर उधर घूमती रहती हैं, फंसी नहीं रहती हैं, वही बात है। उसका डेफिनेशन नीचे लिखा हुआ है, आइंस्टाइन थ्योरी एंड कोफिशिएंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके न्यूमेरिकल से अगर पूछ दिया, फिर इसके डेरिवेटिव्स पूछ तो वो अलग बात होती है, लेकिन अगर उसका थ्योरी पूछ देना तब तो ये बहुत ही काम की चीज़ है, इसको लिखना ही लिखना है। एंड आइंस्टाइन कोफिशिएंट से अगर कुछ भी पूछ रहा है और अगर तुमको नहीं आ रहा है तो तुमको यही लिखना है, यही लिख के छाप के आ जाना, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। इट एक्सप्लेन हाउ लाइट इज एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड बाई एटम्स। एग्जाम्पल, जैसे सूरज की रोशनी पड़ते ही सोलर टॉय हिलने लगता है, वैसे ही लाइट से एनर्जी मिलती है। ओके, लाइट से मतलब इट एक्सप्लेन हाउ लाइट इज एब्जॉर्ब्ड एंड एमिटेड बाय एटम्स। जैसे सोलर होता है ना, सोलर सेल, या फिर सोलर वाली लाइट भी आती है जो कि धूप से चार्ज होती है एंड फिर जलती है। तो धूप जैसे उसको लाइट मिलती है, सनलाइट मिलती है, तो वो क्या उसको एब्जॉर्ब कर लेता है एटम एंड उससे एनर्जी बनाता है। समझ रहे हो, वो पहले सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, फिर उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। उसी चीज़ को बोलते हैं आइंस्टाइन थ्योरी, उसी बेसिस पे काम करता है। ठीक है। उसका डेफिनेशन नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है, मोर एटम्स आर इन एक्साइटेड स्टेट्स देन ग्राउंड स्टेट, मतलब ज़्यादा एटम्स होते हैं एक्साइटेड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में कम एटम्स होते हैं, उसी को बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। मतलब अलग अलग पॉपुलेशन है, उनमें डिफरेंस है, तो उसी को दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं पॉपुलेशन डिफरेंस, लेकिन उसी को लिखा हुआ है पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे क्लास में ज़्यादा बच्चे खड़े हो जाएं और कम बैठे हों, रेशियो गड़बड़ हो गया ना, या फिर ऐसे बोल सकते हैं क्लास में ज़्यादा लड़कियां हैं या फिर ज़्यादा लड़के हैं, कम लड़कियां हैं, तो उसी चीज़ को बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है। मतलब सेम नहीं है, अलग अलग पॉपुलेशन है। उसका डेफिनेशन नीचे है। टाइप्स ऑफ लेज़र्स, लेज़र्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत आते हैं, हमेशा आते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही आते हैं। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हम लोग रूबी लेज़र पढ़ के आते हैं। रूबी लेज़र बहुत फेमस लेज़र है पढ़ने के लिए, लेकिन रूबी लेज़र पढ़ के आते हैं बच्चे और वहाँ पे पूछ देते हैं सॉलिड स्टेट लेज़र। सॉलिड स्टेट लेज़र मीन्स रूबी लेज़र ही होता है। ठीक है। तो रूबी लेज़र लिखे या फिर सॉलिड स्टेट लेज़र लिखे, दोनों सेम ही है, सेम ही डेफिनेशन लिखना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस दैट गिव्स स्ट्रॉन्ग लाइट बीम्स, जैसे लेज़र लाइट, टॉय, रिमोट एंड ऑल। लेज़र तो सबको पता हो ना, लेज़र लाइट क्या होता है। लेज़र लाइट बचपन में बहुत यूज़ किया हुआ है, मतलब ये पतली सी लाइन निकलती है, उसी को बोलते हैं लेज़र लाइट। उसका डेफिनेशन इसलिए लिखा हुआ है, कितने टाइप्स के होते हैं। गैस लेज़र होता है, सॉलिड स्टेट लेज़र होता है, सेमीकंडक्टर लेज़र, डाई लेज़र, एंड वो कैसे काम करता है वो सब देख लेना, उसके डायग्राम्स देख लेना गूगल पे एक बार सर्च करके। उसके बाद कोहेरेंस क्या होता है, कोहेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इट टेल्स हाउ रेगुलर एंड मैच लाइट वेव्स आर, जैसे एक ग्रुप में सब लोग सेम बीट पे डांस कर रहे हों, परफेक्ट मैच, इसी को बोलते हैं कोहेरेंस। जैसे सब लोग डांस कर रहे हैं, कैसे पुरानी मूवीज़ में होता था या फिर आजकल मूवीज़ में तो होता है ना कि एक ही बीट पे सब लोग सेम डांस कर रहे हैं, सेम स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं कोहेरेंस, कि सब लोग सेम स्टेप्स परफेक्ट मैच करके सब डांस कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं कोहेरेंस। उसका डेफिनेशन नीचे है। एप्लीकेशन ऑफ लेज़र बहुत इंपॉर्टेंट। लेज़र आर यूज्ड इन कटिंग, सर्जरी, CDS एंड कम्युनिकेशन। लेज़र का यूज़ सर्जरी में बहुत ज़्यादा होता है, आई की सर्जरी हो गई या फिर मोल्स की सर्जरी हो गई या फिर स्किन की सर्जरी हो गई। स्किन की मैक्सिमम जो सर्जरी होती है ना वो लेज़र के थ्रू ही होती है। ठीक है, तो वो ज़्यादा सेफ रहता है।
एग्जाम्पल जैसे डॉक्टर लेज़र से आँख सर्जरी करता है, सीडी प्लेयर में लेज़र से सॉन्ग चलता है, जो सीडी प्लेयर होता है ना, अब तो नहीं होता शायद, तो उसमें पहले के ज़माने में लेज़र के थ्रू ही सॉन्ग चलता था। एंड जो अभी सर्जरी होती है, मॉडर्न सर्जरी, वो सारा लेज़र के थ्रू ही पॉसिबल होता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ लेज़र का मतलब कि एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। एप्लीकेशन ऑफ लेज़र का मतलब होता है कि उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है इंडस्ट्री में, बस। तो उसी के बारे में लिखना है। उसके बाद न्यूमेरिक अपर्चर क्या होता है। इट टेल्स हाउ मच लाइट ए फाइबर कैन एक्सेप्ट, कितनी लाइट फाइबर एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं न्यूमेरिक अपर्चर। एग्जाम्पल जैसे एक बड़ी नाली ज़्यादा पानी ले सकती है, वैसे फाइबर का न्यूमेरिक अपर्चर ज़्यादा हो तो ज़्यादा लाइट ले सकता है। समझ रहे हो, जैसे कोई फाइबर है, जैसे कोई बड़ी नाली है, तो उसमें जितना बड़ा नाला होगा उतना ज़्यादा पानी उसमें फ्लो होगा, कम छोटा नाला होगा तो पानी कम फ्लो होगा। वैसे ही यहाँ पे है कि जितना ज़्यादा उसका न्यूमेरिक अपर्चर होगा, फाइबर उतना ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्व करेगा, उतना लाइट एक्सेप्ट कर सकता है। कम न्यूमेरिक अपर्चर होगा, कम लाइट एक्सेप्ट करेगा। सिंपल सा चीज़ है। उसका डेफिनेशन से लिखा हुआ है। वी नंबर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। इट डिसाइड्स हाउ मेनी लाइट्स पाथ कैन ट्रैवल इन फाइबर। एग्जाम्पल इसका है, जैसे एक रोड पे एक से ज़्यादा लेन हो तो ज़्यादा गाड़ियाँ जा सकती हैं। मतलब बेसिकली समझाऊँ तो वी नंबर वो होता है जिससे जो डिसाइड करेगा कि कितनी लाइट्स ट्रैवल कर सकती हैं फाइबर के अंदर। एक फाइबर है, जैसे मान लो एग्जांपल दिया है कि रोड पे जितनी ज़्यादा लेन्स होंगे, मतलब 3 लेन 4 लेन 5 लेन रोड्स होती हैं, तो जितनी ज़्यादा लेन्स होंगी उतनी ज़्यादा गाड़ियाँ ट्रैवल कर पाएंगी। 2 गाड़ी इधर से जा रही है, 2 इधर से जा रही है, फिर बीच में से 2 गाड़ी रिटर्न मतलब यू टर्न लेके जा रही हैं। तो जितनी लंबी और चौड़ी रोड होगी उतनी अच्छी खासी उतनी ज़्यादा गाड़ियाँ ट्रैवल कर पाएंगी, जितने ज़्यादा लेंस होंगे, उसी को बोलते हैं वी नंबर। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इट इज़ ए इनविजिबल फोर्स अराउंड अ चार्ज बाय ऑब्जेक्ट। जैसे एक इनविजिबल फोर्स होता है, मतलब वो दिखता नहीं है क्या फोर्स लग रहा है, बट वो फोर्स लग रहा है। एग्जाम्पल देखो, जैसे बलून रब करने के बाद कचरे को खींचता है, उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। बचपन में हम सब ने ट्राई किया होगा कि अगर बालों में तुम कंघी को ऐसे मतलब बहुत सारा रब करोगे एंड उसके बाद उसको कागज़ के टुकड़ों के पास ऐसे लेके जाओगे। बचपन में सभी ने किया होगा, नो डैट। तो वो उसको खींचता है अपनी साइड, या फिर बलून को अगर बहुत सारा घिसोगे एंड उसको फिर टच करोगे ना, तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। या फिर एक बहुत ही खतरनाक सा है जिससे मैंने रील्स भी बनाई थी आई गेस 1 आध साल पहले, कि अगर कपड़े को ऐसे बहुत ज़्यादा रख लोगे सर के ऊपर, देन अचानक से टच करोगे गैस को तो तुरंत आग लग जाती है बिना लाइटर का। तो वो एक इनविजिबल एनर्जी जनरेट होता है हमारे अंदर, वो दिखता नहीं है, वो एनर्जी जनरेट होता है, तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इट शोज इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेवियर इनसाइड अ मटेरियल। एग्जाम्पल जैसे स्पॉन्ज के अंदर पानी जाने का तरीका अलग होता है, वैसे ही फील्ड मटेरियल के अंदर बदल सकता है। ओके, जैसे स्पॉन्ज तुमने देखा है, स्पॉन्ज जिससे स्लेट साफ़ करते थे बचपन में हम लोग, या फिर वो जो पानी पूरा सोख लेता है उसी को बोलते हैं स्पॉन्ज। कहीं अगर पानी गिरा हो तो वहाँ पे उसको रख दो, पूरा पानी तुरंत सोख लेगा। तो वहाँ पे पानी डालने का कोई जगह तो है नहीं, मतलब ऊपर से कोई ढक्कन तो है नहीं जिसके अंदर स्पॉन्ज में पानी डाल देंगे। वो कहीं भी रख दो तो पूरा पानी नीचे से सोख लेता है। वो उस टाइप से बना होता है, वो इनविजिबल टाइप से, पता नहीं कैसे सोख लेता है, लेकिन वो हर एक साइड से सोख लेगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। इट शोज हाउ इलेक्ट्रिक बिहेवियर इनसाइड द मटेरियल, कि मतलब अंदर का मटेरियल कैसा है, वो मतलब कैसे बिहेव कर रहा है। जैसे जो स्पॉन्ज है वो पानी को सोख ले रहा है तुरंत, लेकिन वो कैसे सोख रहा है वो किसी को नहीं पता। तो वो पता करने के लिए वो कैसे सोख रहा है, तो उसी को उस बिहेवियर को चेक करने के लिए कि इट शोज हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेवियर इनसाइड द मटेरियल, उसके मटेरियल के अंदर कैसा बिहेवियर है, उसका कैसे कर रहा है वो चीज़, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होता है। दीज आर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल डैट स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी। एग्जाम्पल जैसे थर्मस बॉटल हीट को स्टोर करता है, वैसे ही डाई इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। डाई इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है, जैसे वो बॉटल आती है ना जिसके अंदर चाय डाल दो तो 24 घंटे तक सेम गर्म रहेगी, मतलब ठंडी नहीं होगी, तो वो थर्मोकोल से पैक्ड रहता है। वैसे ही डाई इलेक्ट्रिक जो होता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करके रखता है, मतलब फ्यूचर यूज़ के लिए एनर्जी को, करंट को स्टोर कर लेता है बैटरी की तरह, उसी को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक्स। उसके बाद ग्रेडियंट क्या होता है। आई गेस 30 मिनट्स की वीडियो हो गई है, शायद जल्दी बनाना पड़ेगा। ग्रेडियंट इट टेल्स द रेट एंड डायरेक्शन ऑफ फास्टेस्ट इंक्रीज ऑफ अ फील्ड। जैसे
हिल में सबसे तेज़ चढ़ाई जहाँ होती है वहाँ ग्रेडियंट ज़्यादा होता है। जैसे अगर तुम पहाड़ चढ़ रहे हो तो क्या होता है ना, कहीं कहीं बहुत फ्लैट होता है, कहीं तुम बहुत ही ईजिली चढ़ सकते हो, लेकिन कहीं कहीं क्या बहुत ही खड़ा पहाड़ होता है तो बहुत ही मुश्किल से चढ़ाई करनी पड़ती है। तो जहाँ पे बहुत ही मुश्किल से चढ़ाई करनी पड़ती है उसका ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे बहुत ही ईजिली जा रहे हो मतलब फ्लैट रोड है तो उसका ग्रेडियंट कम है। ठीक है, उसी को बोलते हैं ग्रेडियंट। उसका डेफिनेशन यहाँ पे उसका स्टोक्स थ्योरम। इट कनेक्ट्स सरफेस एरिया टू बाउंड्री लाइन, जैसे रूम का फ्लोर और उसके किनारों दोनों से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। समझ रहे हो, जैसे जो रूम का फ्लोर होता है, ज़मीन होता है, एंड जो रूम का दीवार होता है, वो दोनों ऐसे कनेक्टेड रहते हैं ना, तभी एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, तभी तो पूरा रूम टिका हुआ है। तो वैसे ही स्टोक्स थ्योरम काम करता है उसी बेसिस पे। इट कनेक्ट्स द सरफेस एरिया टू द बाउंड्री लाइन, उसी को बोलते हैं स्टोक्स थ्योरम। देख लेना, उसका डेफिनेशन ये है। उसका बस बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए ना। गॉस थ्योरम क्या होता है? इट कनेक्ट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस टू चार्ज इनसाइड, जैसे एक बलून के अंदर जितना हवा है उससे पता चलता है उसका प्रेशर कितना है। मतलब बलून के अंदर अगर कम हवा रहेगा तो उसका प्रेशर बहुत कम रहेगा, उसको तुम ऐसे दबा सकते हो, लेकिन अगर बलून के अंदर बहुत ज़्यादा हवा रहेगा तो उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा, उसको तुम दबाओगे तो फट जाएगा। तो उसी को बोलते हैं गॉस थ्योरम, इसी थ्योरी पे काम करता है। इट कनेक्ट्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस टू चार्ज इनसाइड, उसके डेफिनेशन यहाँ पे देख लेना। इन सब पे जो स्टोक्स थ्योरम हो गया, न्यूटन्स रिंग हो गया, कुछ बहुत ही ह्यूजेंस प्रिंसिपल हो गया, कुछ बहुत ही लेंदी टॉपिक्स जो कि इस वीडियो में समझ में नहीं आ रहे होंगे तुमको, तो उन पे मैं कोशिश करूँगा कि डिटेल्ड वीडियो या फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं उस चैनल पे डाल दूँ व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो उनको फॉलो याद से कर लेना। कंटिन्यूटी थ्योरम क्या होता है? इट शोज हाउ चार्ज इज डिस्कवर्ड, इट कांट डिसअपियर एंड और अपियर सडनली। एग्जाम्पल देखो, जैसे पानी पाइप में आता है तो जितना पानी आएगा उतना ही आगे निकलेगा, कोई पानी गुम नहीं होता। ओके, मतलब समझ रहे हो, कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलता है कि वो कंटिन्यू चलेगा, वो कहीं मतलब डिसअपियर नहीं होगा। जैसे अगर पानी पाइप में फ्लो कर रहा है तो अगर तुमने यहाँ से 100 ग्राम पानी डाला है तो वहाँ पे 100 ग्राम पानी ही निकलेगा, रास्ते में कहीं वो गायब नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगर पाइप फटा नहीं होगा तो वो रास्ते में कहीं गायब नहीं होगा, पानी जितना यहाँ से डालोगे वहाँ पे पानी उतना निकलेगा। वैसे ही इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन, वो कंटिन्यू जाएगा। मतलब समझ रहे हो, वो डिसअपियर नहीं होता है। चार्ज जो एनर्जी होती है वो डिसअपियर नहीं होती, जितना एनर्जी वहाँ पे होगा उतनी ही एनर्जी आगे फ्लो होगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। उसके बाद मैक्सवेल इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। दे आर 4 रूल्स डेट एक्सप्लेन ऑल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, जैसे क्रिकेट के 4 रूल्स गेम समझाने के लिए काफ़ी होते हैं, वैसे ही ये 4 लॉज पूरा ईएम समझाते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है कि क्रिकेट के अगर 4 रूल समझा दोगे, लेकिन ये सिक्सर है, ये फोर्थ है, एंड मतलब ऐसे बॉलिंग करनी है, ऐसे बैटिंग करनी है, तो उतना इंसान समझ जाएगा तो बेसिक क्रिकेट वो खेल सकता है। वैसे ही मतलब 4 रूल्स अगर समझ जाओ मैक्सवेल इक्वेशन के तो पूरा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कवर हो जाता है। उसी को बोलते हैं मैक्सवेल इक्वेशन, जिसके अंदर ओनली 4 रूल्स पढ़ लो तो ऑल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड सब कुछ कवर हो जाता है। बट तुमको 4 रूल्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो उनके लिए है जिनको रिसर्च करना है, मैक्सवेल इक्वेशन पे पढ़ना है, एंड जिनको मैक्सवेल इक्वेशन के थ्रू अलग अलग थ्योरी प्रूफ करनी है साइंटिस्ट लोगों के लिए, तो उनके लिए वो 4 रूल बहुत इनफ है। तो तुमको बस ये समझना है कि वो 4 रूल होते हैं, तुमको 4 रूल डिटेल में कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, एग्जाम्स में वो सब कुछ नहीं पूछता, 4 रूल्स लिख दोगे बहुत इनफ है। उसका पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है? इट शोज डायरेक्टली एंड रेट ऑफ एनर्जी इन ए इवन वेव, जैसे टॉर्च की लाइट एक डायरेक्शन में जाती है उस डायरेक्शन में ही एनर्जी भी फ्लो करता है। समझ रहे हो ना, जैसे अगर तुम टॉर्च की लाइट अगर लेफ्ट साइड ऐसे डालोगे, बहुत अंधेरा होगा अगर, तो जितनी लाइट होगी फिर प्लस जितनी एनर्जी होगी टॉर्च से सब कुछ उसी डायरेक्शन में जाएगी। ऐसा नहीं कि तुम अगर लेफ्ट साइड में टॉर्च को जला रहे हो तो राइट साइड में उसकी एनर्जी जनरेट होगी, नहीं। लेफ्ट साइड में जला रहे हो तो लेफ्ट साइड में ही सारी लाइट निकलेगी, लेफ्ट साइड में ही सारी एनर्जी निकलेगी उसके। ठीक है, मतलब जैसे अगर तुम टॉर्च को हाथ पे रखोगे बहुत टाइम के लिए तो थोड़ा सा हाथ गर्म फील होता है, तो वैसे ही वो एनर्जी इसी साइड फ्लो हो रहा है, इस साइड फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, उसी को बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। उसका डेफिनेशन ये है, हो गया, डन। फिजिक्स आरजीपीवी कंप्लीट हो गया, इतना बहुत इनफ है। इतने डेफिनेशंस मैंने जितने वीडियो में बताए ना, अगर सारे डेफिनेशंस अगर तुम याद कर लेते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें रटने वाली हैं। ठीक है, ये मतलब याद करने वाली चीज़ें नहीं हैं। जैसे आगे वीडियोज़ आएंगी बीएमई पे, सिविल पे, और कंप्यूटर पे वीडियोज़ आएंगी, एंड मैथमेटिक्स 2 पे वीडियोज़ आएंगी। तो ये मैथमेटिक्स 2 तो फिर भी थोड़ा सा अलग है,
बाकी जो बीएमई है, सिविल है और जो टॉपिक्स हैं ना, ये सब बहुत इजी टॉपिक्स हैं। इन सब को ओनली थ्योरी में मैं इतना गंदा एक्सप्लेन कर दूंगा ना, मतलब इतना अच्छा एक्सप्लेन कर दूंगा, गंदा नहीं, मतलब इतना तगड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा ना कि बीएमई, सिविल एंड कंप्यूटर ये सब तुम रेल के आ जाओगे, मतलब बहुत खतरनाक लेके आने वाले हो, ठीक है। बट जो फिजिक्स है ना, इसमें एक्सप्लेनेशन करना बहुत ही टफ हो जाता है, क्योंकि ये रटने वाली चीज़ें होती हैं, ग्रेडियंट एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें। बट स्टिल मैंने कोशिश की कि जितना ईजी से ईजी में मैं समझा दूँ, ठीक है। इसको 2-3 बार 4 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। खुद से पढ़ना डेफिनेशंस को जो मैंने लिखा हुआ है, एग्जांपल्स को खुद से पढ़ना 2-3 बार, एंड स्क्रीनशॉट लेने से बढ़िया कॉपी पे लिख लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कॉपी पे लिखोगे तो याद भी रहेगा। कॉपी पे अगर खुद से एक बार लिखोगे ना, तो वो तुम्हारे हाथ में बैठ जाएगा, तो एग्जाम में ऑटोमेटिकली लिख दोगे। अगर याद करोगे, स्क्रीनशॉट लोगे, तो बस वो वैसे ही पड़ा रह जाएगा। तो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर देना, जितने भी तुम्हारे फिजिक्स वाले ग्रुप्स हैं कॉलेज में, या फिर आरजीपी में जितने ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर देना, दूसरों की भी हेल्प हो जाएगी। एंड मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो भाई, और भी वीडियोज़ लाएंगे ना, इसलिए सब्सक्राइब कर लो फटाफट।